हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ये अपना अगला सवाल। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। ठीक है, और इसको भी हमने एक सवाल की मदद से देखा था। अब हमारा जो अगला सवाल है, अब ये तो हमारा सवाल है लेकिन इसके पीछे हमें जो है सिखाना है आपको समीकरण के बारे में। ठीक है, समीकरण क्या होता है, उसको कैसे हम हल करते हैं, कैसे जो एक समीकरण को हम पूरा का पूरा लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो सवाल है उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो वो है कि वह संख्या, ठीक है, अब यहाँ पर लगाया है कॉमा। इसका मतलब ये हो गया, अभी आप जैसे सवाल को पढ़ेंगे इसको समझ में आएगा। वह संख्या जिसमें 0.01 जोड़ने पर 1.1 यह 1.1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि पूछा है कि वह संख्या आपको बतानी है जिसमें जो है आप इतना जोड़ेंगे, वो संख्या क्या मिलेगी, इतना मिल जाएगा हमें जोड़ने के बाद। इसको हल कैसे करेंगे, ये तो बहुत छोटा सवाल है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, आप कैसे भी करके बता लोगे, लेकिन ये सवाल रखने का हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपको जो है समीकरण के बारे में बता सकें। और एक जो है आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके जो भी पीडीएफ हैं, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। बाकी आपको जो है खुद एक कॉपी पेन लेकर के बैठना है। ठीक है यार, ये जो है कोई भजन कीर्तन वाला चैनल तो है नहीं कि आप यहाँ पर आकर के इस तरह से देखे जा रहे हो। ठीक है, आपको जो है पेन पेपर लेकर के जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको नोट करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारा जो है समीकरण क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, आपने पढ़ा होगा चर और अचर राशियां, ये आपके 6th क्लास में होती है, छठी क्लास में होती है चर और अचर राशियां। तो सबसे पहले चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। तो चर राशि हमारी वो राशि होती है जो जिसका मान जो है हर जगह पर, आपने दूसरा कोई सवाल किया, तीसरा सवाल किया, उसमें उसका मान अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारी चर राशि होती है। अचर राशि कौन सी होती है, अचर राशि का मान जो हमेशा वही रहेगा। ठीक है, अब जैसे चर राशि में हमारा आ जाता है कोई भी हम वर्णमाला, इंग्लिश वर्णमाला का कोई भी चीज़ ले लेते हैं या फिर हिंदी का ही हम ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने ए लिख लिया, क लिख लिया, तो ए भी आपका क्या है, एक चर है। आपने एक्स लिख लिया, ए आपका चर है, वाई लिख लिया, ए चर है। तो हम जो है जनरली क्या करते हैं, एक्स को चर मानते हैं, वाई को चर लिखते हैं, जेड को लिखते हैं। यही आप जो है हमेशा यही देखोगे, एक्स वाई जेड, यही तीन चार चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि ये चर हमारा है। ठीक है, आप कहीं मानते हो कि माना ये जो है संख्या क्या है, संख्या एक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर आप जो एक्स माने हो ये क्या है, एक चर है, और इसका मान हो सकता है इस सवाल में अलग आए, इस वाले सवाल में अलग आए, कोई और सवाल आप कर रहे हो उसमें अलग आए। तो हमारा होता है चर राशि। अचर राशि क्या होती है कि उसका मान हमेशा फिक्स रहेगा, वो उसका मान बदल नहीं सकता। जैसे क्या आपका एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तो इनका मान नहीं बदलेगा, इनका मान जो है वही रहेगा। ठीक है, कभी आपने सुना है क्या कि तीन का मान बदल करके चार हो गया, लेकिन आपने जरूर देखा होगा एक्स का मान कहीं पर चार आएगा तो एक्स का मान कहीं पर जो है 1000 आ जाएगा, एक्स का मान कहीं पर जो है -20 आ जाएगा, -30 आ जाएगा, इस तरह से। तो एक्स का मान जो है आप देख रहे हो क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है। तो हमारा क्या हो गया, चर, जिसका मान जो है हमेशा बदलता रहेगा। अचर क्या है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। और जो हमारा समीकरण होते हैं, हम समीकरण में क्या करते हैं, चर और अचर राशि दोनों का उपयोग करते हैं, चर और अचर राशि का। तो चर राशि क्या होती है, चर राशि से हम चर राशि हम उसको मानते हैं जिसके बारे में कुछ चीज़ें पूछी गई होती हैं, उनको हम क्या मान लेते हैं, चर राशि हो जाती हैं। उनको कोई मान लेते हैं, जैसे एक्स मान लेते हैं या वाई मान लेते हैं या जेड मान लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, अचर आपका क्या था, अचर तो आपको यहाँ पर दिया रहता है कि ये जो है इसका मान इसमें इतने जोड़ने पर ये हो गया, इसको घटाने पर ये हो गया, इस तरह से आपको वहाँ पर दिया रहता है। अब इसका बाद आता है हमारा समीकरण। ठीक है, तो समीकरण क्या होता है, ठीक है, तो हम बात करते हैं समीकरण के बारे में। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें आती हैं, समीकरण और सर्वसमीका। ये दो चीज़ें हैं। समीकरण का मतलब ये होता है कि एक ऐसा चीज़ लिखा जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो है आपका एक तरह से हो जाता है कि एक्स जो चर और अचर राशियों से मिलकर के कोई एक चीज़ बनता है। अब उसमें जो है क्या होगा कि आपके जो चर होंगे उनके कुछ
सीमित मान होंगे, जो कि उसको रखने पर वो जो भी आपका समीकरण है, जो भी चीज़ है, वो एकदम संतुलित होगी। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे एक समीकरण का उदाहरण मैं लेता हूँ। एग्जाम्पल, ये क्या है, 2x धन 5 बराबर, जो मैंने लिख लिया यहाँ पर 11 लिख लिया। ठीक है, तो ये एक आपका समीकरण है। अब समीकरण क्यों है, मैं इसको समीकरण इसलिए बोलता हूँ कि x का एक या दो कुछ कुछ ही मान होंगे, ठीक है, सीमित मान होंगे, जिनके लिए ये वाली चीज़ सही होगी। मैंने आपको ये चीज़ बताया था पिछली वीडियो में कि आप जो 10 को 10 के बराबर ही लिखोगे। ठीक है, 10 को कभी भी आप 11 के बराबर नहीं लिखोगे। ठीक है, आप अगर ऐसे लिखते हो कि 10 बराबर 11, तो ये आपका गलत है। ठीक है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 10 और ये बराबर नहीं है, ये किसका चिन्ह है, ये चिन्ह है बराबर नहीं है का, तो 10 बराबर नहीं है किसके, 11 के। तो यही चीज़ है, जब आपने लिखा यहाँ पर 2x धन 5 और ये बराबर है 11 के, इसका मतलब ये है कि इसका मान भी, इसका मान क्या है, 11 के बराबर है, तभी तो आपने लिखा है इसका मान 11 के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए, यानी कि इधर वाले का भी मान 11, इधर इसका भी मान 11, तो हम इसी को क्या लिख दे, इसका मान 11 है, इसके बराबर हो गया। तो अब x का कुछ ही मान होगा जिसको रखने पर, जिसको x का कुछ मान होगा जिसको रखने पर हमें 11 मिलेगा। वो मान जो है आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर जो 6 रहे, 2x बराबर क्या जाए, 6 रहे, तो क्या हो जाएगा, इस 6 और प्लस 5 कितना, 11 मिल जाएगा मुझे। यानी कि 2x का मान कितना मुझे चाहिए, 6 चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर 2x का मतलब हो गया, जब आप गुणा लिखते हो किसी वेरिएबल, सॉरी, जो चर हमारा है, चर का अचर में इस तरह से जब आप गुणा लिखते हो तो उसको क्या लिख देते हो, ऐसे ही लिख देते हो 2x। आप इसको ये भी चीज़ बोल सकते हो 2 गुणे x है। ठीक है, मैं गुणे को यहाँ पर जो इस तरह से लिखूँगा स्टार की तरह से, क्योंकि ये जो है आपका कंफ्यूज कर देगा कि यार ये x है या फिर गुणा है, इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे गुणा के लिए। तो हम जो है गुणा जब लिखते हैं चर और अचर का, तो इस तरह से लिख देते हैं 2x, 2x हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे लिखना होगा कि 4 गुणे x, तो क्या लिख दूंगा मैं, 4x लिख दूंगा। अब ऐसा मत कर देना 4 गुणे 5 को आप मत लिख देना 4 5, एक गलत हो जाएगा, ये कितना हो गया, 45 हो गया, लेकिन ये क्या होता, 4 और 5 को गुणा करने पर 20 आता। तो जब आपका यहाँ पर चर में अचर में अचर का गुणा रहेगा तब आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, लेकिन अगर चर का चर में गुणा है, यानी x और y का गुणा है, दो अलग अलग चर हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, x y, इसके बीच में आपको गुणा का चिन्ह नहीं लगाने की ज़रूरत है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ये वाला सही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इतना आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि 2 गुणे x बराबर क्या है, 6 है, यानी कि 2 में कौन सी संख्या का गुणा करोगे जिसको गुणा करने पर हमें 6 मिलेगा, तो आपको मिल गया कि भाई ये संख्या हमारी 3 है। अगर मेरे पास एक संख्या है 3, तभी मुझे मिलेगा उसका, उसमें 2 का गुणा करने पर 6, तो x का मान आपको इस तरह से क्या मिल गया, 3 मिल गया। लेकिन अब जो है आप देखो, ये बहुत आसान सा सवाल था, बहुत आसान सा समीकरण था, जिसको आप इस तरह से कर सकते हो और आपका जो उत्तर आ सकता है कि भाई हमारा x का मान 3 आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हमें यहाँ पर मैं सॉल्यूशन आपको जो कैसे हल करना है ये चीज़ अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी ये समझा रहा हूँ कि समीकरण होता क्या है। तो समीकरण में आप देखो कि x का मान क्या है, बस दो आपने 3 देखा कि x का मान क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर आप यहाँ पर x का मान आप 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे और x की जगह पर 3 और धन 5, तो आपका कितना आ जाएगा, 11। तो ये आपका हो गया 3 रखने पर। अब मैं बोलता हूँ कि यार ये जो है समीकरण इसीलिए है क्योंकि x का जो है बस एक ही मान है, जिसको हम रखने पर इस समीकरण में ये वाला जो है संतुलित हो जा रहा है, यानी कि जो दायां पक्ष है और बायां पक्ष है दोनों बराबर हो गए। दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या होता है, तो ये जो बराबर के दाएं वाला जो चीज़ होता है इसको हम बोलते हैं दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष। और जो ये बराबर के बाएं वाला चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। ये चीज़ हो गई। तो जब हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आता है तभी हम बोलते हैं कि ये जो है सवाल हमारा जो x का जो मान आया था वो हमने सही निकाला है। अब जैसे मान लो गलती से मैंने कहीं गलती किया होता और मेरा x का मान
2 आ जाता। तो मैं क्या करता, अब इस बाएं पक्ष में रखता 2 x के जगह पर। तो क्या मेरा है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। और ये मेरा क्या है, बायां पक्ष है मेरा 2x धन 5। मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 गुणे x का मान 2 धन 5। तो क्या आ जाएगा आपका, 2 दूना 4 और प्लस में 5 और बराबर 9 आ जाएगा। तो अब देखो आपका बायां पक्ष में क्या आया, बायां पक्ष में इसका मान आ गया, बायां पक्ष में 9 आया। आपके दाएं पक्ष में क्या है, 11 है। तो 9 और 11 बराबर नहीं है, तो इसलिए आपको ऐसे पता लग जाएगा कि हमारा जो हमने जो सवाल को हल किया है, एक कहीं ना कहीं हमने इसमें गलती की है, जिससे हमारा उत्तर जो है गलत आ रहा है। तो आपको फिर से पूरा चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पर आपने गलती की है। तो हमारा यही होता है, समीकरण में जो x का होता है केवल 1 या 2 मान ही उसको रखने पर वो पूरा का पूरा जो दायां पक्ष बायां पक्ष है वो बराबर होता है। अब सर्वसमीका क्या होती है, सर्वसमीका जो है किसी भी मान के लिए, ठीक है, आपका जो चर है उसके किसी भी मान के लिए, किसी भी कोई भी आप जो है उसमें अचर रखेंगे वो हमेशा जो है सही होगी। ठीक है, अब सर्वसमीका का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक सूत्र पढ़ा होगा, ए धन बी का जो है पूर्ण वर्ग। ये क्या होता है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2 गुणे ए गुणे बी। आपने यहाँ पर क्या लिख लिया, 2ab। इसका मतलब क्या है, 2 गुणे ए गुणे बी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, आप इसको स्टार करके लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, एक सर्वसमीका है। क्यों सर्वसमीका है, क्योंकि आप ए का मान कुछ भी रखो, आपका मन करे भाई मैंने 2 रख लिया, बी का मान जो है आपका मन किया कि मैंने 1 रख लिया। तो अब ए और बी के इस मान के लिए ये जो दोनों पक्ष, आपका दायां पक्ष कौन सा है और बायां पक्ष, तो बायां पक्ष हो गया और ये दायां पक्ष हो गया। तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग दोनों को हल करके देखूंगा कि क्या ये जो है इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर सबसे पहले लिखा मैंने कि मेरा जो बायां पक्ष है उसको मैंने लिखा। तो बायां पक्ष में मेरा क्या है, ए धन बी का पूर्ण वर्ग है। ए का मान क्या है, 2 धन ए, बी का मान है 1, इसका पूर्ण वर्ग। तो 2 धन 1 क्या हो जाएगा, 3, और 3 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, मेरा बायां पक्ष का आ गया। दायां पक्ष में क्या है, दायां पक्ष में ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2 गुणे ए गुणे बी है। तो सबका मान रखेंगे। ए का मान क्या है मेरा, 2 है। तो 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 गुणे, यहाँ पर 1 गुणे और सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 और गुणे 1 बी का मान है। सबको जो हम यहाँ पर हल करेंगे तो 2 का वर्ग 4 धन 1 का वर्ग 1 धन 2 गुणे 2 गुणे 1, ये 4 हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया, 4 4 4 8 और 1 9। तो आपने क्या देखा, बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा क्या है, 9 और 9 दोनों बराबर हैं। ऐसे ही आप अलग अलग मान रख करके यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आप ए का मान 0 रख लो, बी का मान जो है -2 रख लो। जो भी आप मान रखोगे, आपको जो मान आता है सब आप रख करके देखोगे, आपके हर एक मान के लिए क्या होगा, हमेशा ही सही आएगा। दोनों दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होगा। तो हमारा होता है सर्वसमीका। ठीक है, तो हमें जो है पढ़ना क्या है, समीकरण पढ़ना है, समीकरण को कैसे हम हल करें। तो अब इस पर हम आते हैं। अब जो मैंने एक उदाहरण लिया था। ठीक है, अब इसी उदाहरण की मदद से मैं आपको बताऊंगा किसी भी समीकरण को हल कैसे करना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक समीकरण लिया और इसको हल कैसे करना है, ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो बराबर है इसके इस यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसके जो है दाएं साइड क्या है और बाएं साइड क्या है, बाएं तरफ क्या है दाएं तरफ क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, एक होता है पक्षांतर हम बोलते हैं। ठीक है, पक्षांतर, पक्षांतर करना। पक्षांतर करने का मतलब क्या है कि जैसे आपने बोला कि ये मेरा क्या है, ये मेरा है बायां पक्ष। ठीक है, आपने क्या बोला, बायां पक्ष है। ये मेरा क्या है, ये है मेरा दायां पक्ष, ये मेरा है दायां पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पक्षांतर। ठीक है, पक्ष जो मेरा ये अलग अलग पक्ष है दायां और बायां, इनमें हमें अंतर करना था। यानी कि एक तरफ से जो इधर का है बाएं पक्ष में जो चीज़ है इसको हम उठा करके दाएं तरफ लाना होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। क्या यहाँ पर आपने क्या किया, 2x है तो आपने क्या किया, 11 और 5 इधर धन 5 है तो आपने लिख दिया कि धन 5। इस तरह से पक्षांतर नहीं होता है। पक्षांतर करने के यहाँ पर कुछ नियम होते हैं जिसको आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप जो समीकरण को हल करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है
कि अगर यहाँ पर देखो, अगर मेरा जो है ये हो गया बायां पक्ष, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरा है बायां पक्ष और ये है मेरा दायां पक्ष, और यहाँ पर बीच में क्या रहेगा, मेरा बराबर का चिन्ह रहेगा। तो अगर इधर धन है और मैंने पक्षांतर किया तो धन वाला इधर जाएगा तो ऋण हो जाता है। अगर इधर जो है ऋण है और बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अगर मेरा गुणा है तो वो जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और अगर इधर भाग है तो इधर आएगा बाएं दाएं साइड तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, अगर ऋण है तो धन हो जाएगा। धन और ऋण आपस में बस बदल जाते हैं, और गुणा और जो भाग वाले हैं वो आपस में बदल जाते हैं जब आप जो है बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाते हो, या फिर आप जो है दाएं से बाएं भी ले जाओगे तब भी यही चीज़ होगा कि अगर आपका बाएं तरफ ऋण है, आपने उसको दाएं तरफ ले गया, सॉरी, आपका दाएं तरफ अगर ऋण है आपने उसको बाएं तरफ ले गया तो ऋण वाला क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, धन हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हम जो है बाएं तरफ से दाएं तरफ भी ले जा सकते हैं और दाएं तरफ से बाएं तरफ भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हमें इसको हल कैसे करना है। इतना आपका नियम जो है आपको पता हो गया कि भाई हमारा जो समीकरण हल करना होता है उसका नियम मुझे पता हो गया, तब क्या करना है। आपका जो भी चीज़ है कहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या हमें करना है, आपको करना क्या है, एक्स का मान आपको निकालना है। जो यहाँ पर आप एक्स देख रहे हो इसी का आपको मान निकालना है। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें जितने आपके अचर होते हैं हम क्या करते हैं, उन सभी को दूसरे तरफ लेते जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे अचर इसमें क्या क्या है, 2 है और 5 है, तो 2 और 5 को हमें इस तरफ लाना होगा। आप ये जो है ये ने मत कर देना कि एक ही बार में ला देना, आपको एक एक करके लाना होता है। और आपके बाएं तरफ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स आपको बचाना होता है। जो जितने भी आप स्टेप में आप करोगे आपको एक्स इधर बाएं तरफ बचाना होगा। आप देखो कैसे करना है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 2x धन 5 बराबर 11 है। ठीक है, मुझे क्या करना होगा, पक्षांतर करना होगा। लेकिन पक्षांतर किसका करूंगा मैं, पक्षांतर में अचर जो है उसका करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या दिखा, धन 5 दिखा, तो मैं पहले धन 5 को इधर करूंगा, 2x और बराबर क्या किया, 11। अब ये क्या है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कोई भी संख्या होती है उसका जो चिन्ह होता है उसके सामने होता है। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो मैंने चीज़ बताई थी, जो एक लाइन मैंने बोली थी कि किसी भी संख्या का चिन्ह उसके सामने होता है, इसका कितना जो है महत्वपूर्ण चीज़ है। तो 5 का जो चिन्ह है इसका सामने हो गया, यानी कि धन हो गया। तो धन जो है दूसरे तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, जब धन दूसरी तरफ आएगा तो ऋण हो जाएगा। तो अब जो है ये 11 हो गया, और 11 में से यहाँ पर ऋण 5 हो गया। ये जो ऋण है किसका चिन्ह है, 5 का चिन्ह है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ऋण 5, और तो क्या होगा, अब यहाँ पर 11 है तो आप बोलोगे 11 है और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब किसी भी संख्या के सामने उसका चिन्ह न दिखे तो हम क्या बोलते हैं कि उस संख्या का चिन्ह क्या है, धन है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 11 के सामने धन है। तो जब ये वाली मेरी संख्या इसके आगे आ गई तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि 11 का चिन्ह क्या है, धन 11 है। ठीक है, तो अब जो है आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर आपका जगह घटाओगे, 11 में से 5 आपका घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या हो गया, आपका 2x हो गया, 2x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो x का मान अब कितना होगा, मैंने आपको बताया था, आपको सब कुछ करने के बाद अंत में क्या आपको करना होता है कि बाएं तरफ जो आपका चर है वो बस बचे। तो वही हम कर रहे हैं, जो अचर था इसको हमने इधर लाया एक पहली बार, फिर अब दूसरा जो मेरा एक अचर दिख रहा है वो क्या है, 2 बच दिख रहा है, तो 2 को भी हम लाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि 2x का मान क्या है, 2 गुणे x है, इसका गुणा हुआ है, तो गुणा जब दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 6 में हम क्या कर रहे हैं, 2 की भाग कर रहे हैं, तो ये हमारी 2 की भाग हो गई, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x का मान क्या है, 3 है। यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, यही चीज़ मैंने वहाँ पर आपको बताया था, जो ऐसे देख लिया था हमने कि x का मान क्या आया था, 3 आया था। तो अब हमने देख लिया कि हम समीकरण को हल करने की जो विधि है उस विधि से हमने देख लिया कि कैसे इसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक दो और उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उदाहरण देने से अच्छा होगा कि जो मेरा सवाल है हम उसको देखें, जिससे कि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हों।
ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने बताई, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। अपने नोट्स में नोट कर लेना, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। तो अब हम देखते हैं अपना जो सवाल है उसको। तो हमारा यहाँ पर जो सवाल है वो बोल रहा है कि वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जिसमें इतना जोड़ने पर 1.1 प्राप्त हो। ये मेरा क्या है, 1.1 है। तो मैंने क्या बोला, अब देखो जो चीज़ मुझे पता करनी होती है हमें उसी को मानना होता है। मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, क्या बोलूँगा, माना वह संख्या x है, ठीक है। मैंने मान लिया कि वो जो संख्या है वो क्या है, x है। तो मैं लिख लिया यहाँ पर, क्या लिख लिया, x है। वह संख्या कौन है, x है, जिसमें इतना जोड़ने पर 0.01 जोड़ने पर, मैंने क्या किया, इसमें इतना जोड़ा, इतना जोड़ने पर कितना मुझे मिलता है, 1.1, यानी कि यहाँ पर मैं लिखूँगा बराबर 1.1। अब इसका मतलब समझो क्या होगा कि वो जो संख्या है x, उसमें मैंने इतना जोड़ा तो मुझे क्या मिला, जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, इतना मिलता है। जब जोड़ लिया मैंने ये सब चीज़ तो मुझे क्या मिला, 1.1, ठीक है। तो अब कुछ लोग यहाँ पर अगर डाउट होगा कि यार ये मैंने बराबर कैसे लिख दिया, तो मैं आपको और अच्छा उदाहरण देता हूँ। मैंने आपको बोला आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और मैंने आपको 5 रुपये और दे दिए। तो आपने क्या किया, आप बोलोगे भाई 5 रुपये आपने दिए, तो आप क्या करोगे, मैं बोलूँगा अब आपके पास कुल कितने रुपए हैं। तो आप बोलोगे मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कुल कितने रुपए हुए, तो कुल के लिए हमें जोड़ना पड़ा। तो जोड़ने के बाद आपका क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो आप इसको किस तरह लिखोगे, आपने तो एक इस तरह लिख लिया, लेकिन जब मैं बोलूँगा कि एक लाइन में लिखो तो आप क्या लिखोगे, 10 धन 5, और क्या आ गया आपका, 15 आ गया। तो ये चीज़ आपका आ गया कि 15, दोनों को जोड़े तो हमने हमारे यहाँ पर क्या आ गया, 15 आ गया। तो वही चीज़ हमारा है कि एक संख्या क्या थी, x है, और x में हमने इतना जोड़ा तो क्या आ गया, 1.1 आ गया हमारा। तो हमने जो है यहाँ पर बराबर का चिन्ह इसीलिए लगाया। अब देखो क्या है कि हमारा एक क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक समीकरण। क्या बना, x धन 0.01 बराबर क्या आ रहा है, 1.1। अब बस इसको तो आपको हल करना आता ही है। हमें क्या करना है, x का मान बताना है, x का मान हमें बताना है। तो इसको, ये हमारा क्या हो गया, चर हो गया, ये हमारा अचर हो गया। अचर को हमें दूसरी तरफ करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या है, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है धन, तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 1.1 ऋण हो जाएगा है, और ये 0.01। अब जो यहाँ पर आपको घटाना आना चाहिए, दशमलव का कैसे घटाते हैं, 1.1 हो गया, और इसमें से हमें क्या घटाना है, 0.01 घटाना है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, हमें दशमलव के नीचे दशमलव लिखना होता है, और उसका से हमारा 0 और 1, ये हो गया हमारा, इसको घटाना है। तो अब कैसे घटाओगे, आप बोलोगे यहाँ पर तो इसके सामने, यहाँ 1 के ऊपर तो कुछ नहीं है, तो हम इसको कैसे घटाएंगे। तो देखो जब भी आपका कोई चीज़ दशमलव में लिखा होता है, जैसे 2.3 है, तो आप इसके बाद जो है कितना, जितना भी आपको जीरो बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2.3 के, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मेरा 1.1 लिखा है, तो इसका मतलब कि मैं इसके बाद जो है जितना मन करे उतना जीरो बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर भी ये 0.01 है, इसके बाद मेरा जितना मन होगा उतना मैं जीरो बढ़ा सकता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरा जो एक्स्ट्रा है जीरो, इनको मैं हटा देता हूँ, मेरा यहाँ से जो है उसको मैं रख लेता हूँ। ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरो में से तो एक घटेगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इधर से एक ये ले लूँगा, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 10 में से एक जाएगा 9। अब यहाँ पर एक की जगह क्या बचेगा, जीरो, और जीरो में से जीरो बच जाएगा जीरो, और दशमलव के नीचे दशमलव, और फिर यहाँ पर क्या होगा, एक बचेगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, 1.09, जो कि आपका उत्तर है 1.09 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम अपना अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अब अगले सवाल में कुछ चीज़ें और आपको सीखने को मिलेंगी। उसमें है कि यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो वह असंख्या होगी। तो यहाँ पर देखो क्या है कि हम अब फिर उसी तरह से चीज़ों को मानेंगे। क्या पूछा है कि यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो असंख्या होगी। तो मैंने क्या मान लिया कि वो जो मेरी संख्या है वो क्या है, x है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि वो संख्या मेरी x है, तब क्या आ जाएगा, यदि किसी संख्या का, तो वो जो संख्या है उस संख्या का 1/9, तो उस संख्या का जब आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि गुणा करना है, यानी कि x का 1/9, x का 1/9 का मतलब हो गया कि x में आपने गुणा किया 1/9 का,
ये हो गया। एक्स का जो है 1/9 उसके 1/10 से, यानी कि ये जो एक्स है इसका 1/10 क्या होगा, गुणे 1/10। इस संख्या का 1/10 से 4 अधिक है, ठीक है। 4 कौन सी संख्या अधिक है, इसको बोल रहा है कि ये जो संख्या है ये क्या है, 4 अधिक है मेरी, किससे, इस वाली से। अब कुछ इस तरह से समझो, 4 अधिक है तो 4 को मैं कहाँ पर जोड़ूंगा, क्योंकि इनको मुझे बाद में बराबर लिखना पड़ेगा। तो बराबर लिखने का मतलब ये होगा कि मुझे जो है इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों का ये जो है यहाँ पर डाउट होगा कि यार ये जो संख्या को बोल रहा है कि ये वाली संख्या जो है इससे 4 अधिक है तो मुझे इसमें 4 जोड़ना चाहिए, लेकिन ये आपका सोचना गलत है। क्यों गलत है, मैं अभी आपको और समझाता हूँ। मैंने क्या बोला कि मेरी एक संख्या है, ठीक है। अब वो संख्या मैं ले लेता हूँ 14। मैंने बोला कि मेरे पास एक संख्या है जो कि मेरे एक दूसरी संख्या है जो कि है 10, ठीक है। इससे क्या है, ये 4 अधिक है, जो 14 है ये क्या है, 10 से 4 अधिक है। तो मुझे जब इसको दोनों को बराबर लिखना होगा तो मैं क्या करूँगा, बराबर तो अभी है नहीं, जैसे मैंने आपको बोला था 10 को आप 10 के बराबर ही लिखोगे, लेकिन 10 को 11 के बराबर नहीं लिख सकते हो। ऐसा नहीं लिखोगे 10 बराबर 11 है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, 10 जो है 11 के बराबर नहीं है, इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर आपको बराबर का चिन्ह जब बीच में लिखना पड़ता है तो आपको जो है इन दोनों को बराबर करना भी पड़ेगा। तो बराबर कैसे होगा, आपने बोला कि जो मेरी एक पहली संख्या है 14, ये 10 से जो है 4 अधिक है, तो आप जितनी ज़्यादा है ये कितने अधिक है, 4 अधिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 में 4 जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि ये क्या हो जाए, 14 के बराबर हो जाए, ठीक है। आपको तभी आप बराबर का चिन्ह लगाओगे जब दोनों संख्या हमारी बराबर हो जाएं। तो इसीलिए हमारा जो ये वाला सवाल है अभी, इसमें हमें 4 दूसरे तरफ जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, इधर जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ इसी तरह का हो रहा है, यहाँ पर आप जो है 4 नहीं जोड़ोगे। एक बार फिर सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल आपको जब समझ में आ जाएगा तभी आप कर पाओगे। यहाँ पर क्या बोला, यदि किसी संख्या का 1/9, संख्या का 1/9 क्या है, उसके 1/10 से, यानी संख्या के 1/10 से 4 अधिक है। कौन 4 अधिक है, ये वाली जो संख्या है ये 4 अधिक है। तो जब आपको बराबर का चिन्ह दिखाना होगा तो 4 ये तो अधिक होएगी पहले ही से, हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसमें 4 घटा दूं या फिर जो है 4 इधर जोड़ दूं, ठीक है। अब बात वही हो जाएगी, अगर आप 4 इसमें से घटाते हो तो जब आप पक्षांतर करोगे, ऋण 4 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा इधर आकर के धन 4। तो बात आपकी वही हो गई, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमने जो है धन 4 इधर क्यों लिखा है, ठीक है। या फिर हम इधर जो है ऋण 4 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो है x का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि जितने चर वाली चीज़ें होती हैं उनको एक तरफ करते हैं और जितनी अचर वाली चीज़ें होती हैं उनको एक तरफ करते हैं। तो हम चर वाले को एक तरफ करेंगे सबसे पहले। तो चर हमारा इधर क्या हो जाएगा, x/9 हो जाएगा, इसमें गुणा होकर के, और बराबर है क्या हो जाएगा, x/10 हो जाएगा, गुणा होकर के धन 4 हो जाएगा। अब जो मेरा ये क्या है, ये चर है और ये भी चर है, तो मेरा क्या हो जाएगा x/9। और ये जो मैंने आपको बताया था कि आप जो है दाएं से बाएं भी पक्षांतर कर सकते हो और बाएं से दाएं भी कर सकते हो, ठीक है। दाएं बाएं आप जिधर मन करो उधर पक्षांतर कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे दाएं से बाएं की तरफ करना है, तो अब क्या हो जाएगा, इसके सामने चिन्ह धन है, तो अब इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, x/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा x/10, यहाँ पर हो गया मेरा x/10, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, ये धन 4 है तो मैं अब क्या लिखूंगा, ये 4 हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। 9 और 10 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और फिर आपका क्या होगा कि यहाँ पर जो है जब आप लघुत्तम ले लोगे तो फिर आपका क्या करना होता है, जो नीचे वाली चीज़ होती है 9 से आपको फिर 90 में भाग देना पड़ेगा। कितने बार आएगा, 10 बार जाएगा। तो जो 10 आया है 10 का इस ऊपर वाले में गुणा होगा, तो 10 गुणे x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। फिर ऐसे ही जो 10 है इसका हम भाग देंगे 90 में, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 का x में फिर गुणा होगा तो -9x हो जाएगा और बराबर 4 हो गया, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा कि 10x ऋण 9x क्या हो जाएगा, x बचेगा, ठीक है। 10x में से 9x घटेगा तो x बच गया, एक x बचेगा, ठीक है। 10x में से आपका 9x घटेगा तो कितना बचेगा, एक x बचेगा। तो एक x का मतलब होता है कि x होता है, क्यों, क्योंकि 1 का गुणा आप
किसी भी संख्या में करोगे तो वही संख्या में मिल जाती है। तो 1 गुणे x क्या हो जाएगा, x हो गया। तो हमने लिख लिया x, और बटा में क्या है 90 है, बराबर क्या हो गया 4 हो गया। तो अब जो है 90 क्या है, भाग में है। तो भाग जब हम दूसरे तरफ करेंगे, ये अभी भी अचर है, तो हमें अचर को अचर के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या होगा, जो भाग वाला वो दूसरे तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणे में 90। तो कितना मिल जाएगा, 360 मिल जाएगा। तो x का मान कितना मिल गया, 360, यानी कि जो मेरी संख्या थी वो कितनी थी, 360 है वो संख्या। ठीक है, तो मेरा उत्तर हो जाएगा वो जो संख्या है 360 है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिली होंगी। ठीक है, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अधिक से अधिक चीज़ें समझाई जा सके। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो यार अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट